हे एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट किया था। तो इसके बाद हमारे पास दो स्पेक्ट्रोस्कोपी और बचते हैं, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं वीडियो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो गाइस, जैसा कि हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था, वहाँ पे हमारे जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था वो हमारे माइक्रोवेव रीजन के अंदर होता था। तो यहाँ पे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो हमारी आईआर रीजन के अंदर होएगी, और जो ट्रांजिशंस होएगी वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में होएगी। So, absorption spectra in IR region result from transitions between vibration energy levels of molecule। इसका absorption spectra जो है IR region के अंदर होता है, तो इसीलिए हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या लगती है कि कोई मोलिक्यूल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कब शो करेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगती है कि हमारी जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी वही मोलिक्यूल शो करेगा अगर उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो, चेंज हो। ठीक है, मतलब अगर कोई मोलिक्यूल है, अगर वो उसमें डाइपोल मोमेंट चेंज है, अगर वहाँ पे डाइपोल मोमेंट है कुछ ना कुछ, तो वही मोलिक्यूल मैं वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं HCl की, जिसमें हमारा वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो होता है। अगर हम बात करें H2 की, जहाँ पे हमारा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ऐसे केसेस में, मतलब जैसे होमोन्यूक्लियर जो एटम्स होंगे तो उनमें हमारा डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होगा, तो ऐसे केसेस में हम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी वो शो नहीं करेंगे। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो हेटेरो होते हैं, ठीक है, तो वो हमारे वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशनल एनर्जी। जैसे हमने रोटेशनल एनर्जी निकाली थी, वैसे अब हम वाइब्रेशन एनर्जी निकालेंगे। सो गाइस, आप सभी की बुक में किस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलता है, जहाँ पे इस तरफ होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी और इस तरफ होता है हमारा आर, सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे हम कंसिडर करके चलते हैं कि हमारा एक मॉलिक्यूल जो है ऑसिलेट कर रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई हमारा मॉलिक्यूल है, ए और बी मॉलिक्यूल इस तरह से है, उनके बीच में एक बॉन्ड है। तो उनकी जो इनिशियल स्टेट है वो मैंने मान ली यहाँ पे, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे, बिल्कुल इनिशियल स्टेट है ये हमारी नीचे, सबसे नीचे वाली। अगर मैं इसे एक्सपैंड करती हूँ, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं एक्सपैंड कर दूँ, मतलब खींच दूँ, तब क्या होएगा, ए इधर ही रहेगा और मेरा बी इधर चला जाएगा। ठीक है, एक की पोजीशन सेम रखनी है। तो ये मेरा, अगर मैंने सिंपल मॉलिक्यूल है, नॉर्मल मॉलिक्यूल, एंड अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँ तो इस तरह से बन जाएगा, और अगर मैं इसे कंप्रेस कर दूँ तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम का मतलब ये है। तो आप एक बात नोट करो यहाँ पे कि जब मैंने मॉलिक्यूल, मेरा नॉर्मल स्टेट ये है मेरे मॉलिक्यूल की, अगर मैं इसे एक्सपैंड कर रही हूँ तो मेरा मॉलिक्यूल यहाँ चला गया, तो उस वक्त इसकी पहले एनर्जी इधर थी। ठीक है, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी यहाँ पे थी, लेकिन जैसे एक्सपैंड किया इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इधर तक पहुँच गई है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसे कंप्रेस करूँ तब इसकी एनर्जी इधर पहुँच गई है। एनर्जी तो सेम ही है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सारा पॉजिटिव के अंदर ही आ रहा है। तो इसका मतलब चाहे मॉलिक्यूल को एक्सपैंड करो या चाहे मॉलिक्यूल को कंप्रेस करो, हमारी एनर्जी जो है क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं मॉलिक्यूल को दूर लेके जा रही हूँ तब भी मेरी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और अगर मैं मॉलिक्यूल को पास लेके आ रही हूँ, सो कॉल्ड कंप्रेस कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा रिपल्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, सो इन शॉर्ट कि अगर मैं मॉलिक्यूल को कंप्रेस करूँ या एक्सपैंड करूँ तो दोनों ही केसेस में मेरी एनर्जी इंक्रीज़ होएगी इन द केस ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक बात हो, जब आप लोग एक्सपैंड और कंप्रेशन का केस पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे ये भी केस पढ़ते हैं कि जब हम किसी मॉलिक्यूल को उसकी नॉर्मल पोजीशन से दूर या पास लेके जाएं तो वो अपने आप को रिगेन करने की, अपने आप की अपना साइज रिगेन करने की कोशिश करता है, और उस जगह जो फोर्स लगता है हम उसे क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। आप सबने इसका नाम सुना होगा कि अगर मैं मॉलिक्यूल को, मान लो मेरा ये मॉलिक्यूल था, जैसे कि अगर मैं इसे एक्सपैंड कर रही थी तो मेरा मॉलिक्यूल को जिस तरह से चला गया था, तो ये मॉलिक्यूल अपने आप अपनी पोजीशन में वापस आने के लिए इस तरफ फोर्स लगाएगा। मैं किस तरफ लगा रही हूँ, उस तरफ लगा रही हूँ। ये किस तरफ लगाएगा, अपने वापस अपनी साइज़ को रिगेन करने के लिए इस तरफ लगाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। या फिर कह सकते हैं अगर मेरा मॉलिक्यूल यहाँ था और मैंने इसे कंप्रेस कर दिया, मैं कंप्रेस इस तरह से कर रही हूँ, लेकिन इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है अपनी पोजीशन को वापस पाने के लिए, तो वो इस तरफ लग रहा है। तो एक केस मेरे को ये पता चल गया कि बिल्कुल इधर इस डायग्राम को समझ के कि मेरा जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, सो कॉल्ड एफ, वो हमेशा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के।
जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं यहाँ पे इसका साइन हटा दूँ तो मेरा क्या आएगा वैल्यू माइनस के एक्स, और जो हमारा के है वो क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है एक। एंड मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अगर मैं मॉलिक्यूल को इस तरफ एक्सपैंड कर रही हूँ तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर मैं इसे कंप्रेस कर रही हूँ तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इसलिए मैंने F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स लिखा है। और सबसे बड़ी बात, और इसे हम क्या बोलते हैं हुक्स लॉ बोलते हैं। तो आपके पेपर में एक्सप्रेशन फॉर वाइब्रेशन एनर्जी टॉपिक पूछने के बजाय आपसे ये पूछ सकते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है इन द केस ऑफ वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे जब हमने हुक्स लॉ पढ़ा, रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ा, तो इसी टाइम पे हम यहाँ पे एनर्जी भी पढ़ लेते हैं, जो हमें सबको पता है फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, इसी टर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे फोर्स होता है के एक्स की टर्म में, तो वैसे के एक्स की टर्म में हम एनर्जी पढ़ेंगे विच इज़ इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं है, ये नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी है। वाइब्रेशन एनर्जी हम आगे भी निकालेंगे लेकिन हमें इसके आगे ज़रूरत पड़ती है। सो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। तो सबसे पहले हम वाइब्रेशन एनर्जी को 2 पार्ट्स में पढ़ते हैं। मतलब अगर हमारा मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है तो मेरी वाइब्रेशन एनर्जी क्या आएगी, और अगर हमारा मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है तो हमारी एनर्जी क्या आती है। उस केस में हम पढ़ते हैं एनहार्मोनिसिटी। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हार्मोनिसिटी मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO के केस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाया है, तो यहाँ पे मैंने वही सेम ऑसिलेशन दिखाई है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कि V = 0, V = 1, V = 2। तो जो मैंने ये V's लिखे हैं ये क्या है ये मेरे वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। क्या है मेरे वाइब्रेशनल लेवल्स। वाइब्रेशन लेवल का मतलब क्या है, मतलब वाइब्रेशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे ना कि कोई मॉलिक्यूल है और वो कैसे कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। पहले नॉर्मल वाइब्रेट कर रहा था, फिर क्या करने लगा, तेज़ वाइब्रेट करने लगा। तो इस तरह से उसका जो लेवल्स है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। रोटेशनल में क्या होता है, मॉलिक्यूल पूरा ही रोटेट हो जाता है, लेकिन वाइब्रेशनल में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल इस तरह से रोटेट करता है। और पहले नॉर्मल पोजीशन नॉर्मल एनर्जी से रोटेट कर रहा था, ऐसे एनर्जी मिली तो फास्ट रोटेट करने लग जाएगा और अपर लेवल में जाता जाएगा। तो ये है मेरे वाइब्रेशनल लेवल। से एक बात नोट करनी है, यहाँ से मैंने V = 0 नहीं लिखा है, मैंने फर्स्ट लेवल से V = 0 लिखा है। ये बात हमें याद रखनी है। और अगर हमने यहाँ से 0 से यहाँ से स्टार्ट कर दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। अगर आपने ग्राफ बना के दिखाया तो आपने ग्राफ बनाया और नीचे वाले को V0 कर दिया तो यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ याद रखना कि हमारा जो V0 है वो हमारी इस लेवल से पहले लेवल से स्टार्ट होता है V0। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेशन एनर्जी निकालते हैं अब हम। तो सबसे पहले एक बात और कि इस ग्राफ को देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि अगर मेरा लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, अगर मेरा लेवल इंक्रीज़ कर रहा है मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे जो मेरी मॉलिक्यूलर एनर्जी है क्या है, मॉलिक्यूलर एनर्जी वो भी इंक्रीज़ करती है। क्या करती है, मॉलिक्यूलर एनर्जी भी इंक्रीज़ करती है। इससे पहले मैंने आपको एक वो दिखाया था, फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के एक्स एंड E इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एंड एक फॉर्मूला और होता है फ्रीक्वेंसी का विच इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर द रूट के अपॉन में एक्स। ठीक है, तो इन सब का यूज़ करके एक यहाँ पे डेरिवेशन आपकी बुक में डायरेक्ट नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे इन सबका यूज़ करके डायरेक्ट लिखा गया है कि हमें वो चीज़ सिंपल याद रखनी है। ये बात याद रख लो कि हमने इससे पहले जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं। तो उसका यूज़ करके, उस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ पे हमारी इन तीनों को उसके साथ यूज़ करके यहाँ पे मेरी एनर्जी दिखाई जाती है। E इज इक्वल्स टू V + 1/2 H न्यू, और ये है हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी इन द केस ऑफ SHO। ठीक है, याद रख लेना। जैसे हमने रोटेशन में भी याद की थी तो यहाँ भी याद रख लेना। वहाँ भी कोई हमने एक्सप्रेशन नहीं किया था, BJ × J+1 है ना। तो यहाँ पे भी हम एनर्जी याद रखेंगे, किसकी एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी याद रखनी है। बस आपको अगर पेपर में आता है तो हमें पहले ये डिफाइन करना है इसके बारे में कि हमारे यहाँ पे किस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं। लेवल इंक्रीज़ करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज़ करती है। फिर यहाँ पे फोर्सेस जो हमने अभी पीछे पढ़े, देन एनर्जी पढ़ी, एंड यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी भी पढ़ी। सॉरी, मैंने फ्रिक्वेंसी थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया, यहाँ पे आता है 1 न्यू। और पता है यहाँ पे क्या किया जाता है, मैं नंबर बता देती हूँ कि यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूज़ मेनली किया जाता है। कैसे, यहाँ पे मैंने न्यू इज = 1/2 अंडर रूट के अपॉन में 1/न्यू लिखा है। ठीक है, म्यू सॉरी। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है, रिड्यूस्ड मास हमने इसको पढ़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये मैंने पिछली बार बता दिया था आपको, ये वाली वैल्यू होती है इसकी। तो यहाँ पे इस तरह से इसको इसमें पुट किया गया है और बाद में इस इक्वेशन को यहाँ पे आगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ कनेक्ट किया गया है। देन यहाँ पे मेरी ये वैल्यू निकल के आई है, E = V + 1/2 H न्यू। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इसका हमें डेरिवेशन नहीं पूछते हैं, इसकी एनर्जी का हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है,
सो जैसे बिल्कुल वैसे ही हमने जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया था, हमने एनर्जी निकाली थी जो हमारी किस में थी, जूल में थी। तो ये भी मेरी किस में, जूल में है। तो नॉर्मल मोस्टली क्वेश्चंस किस में आते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स में आते हैं। तो जैसे बिल्कुल वैसे वहाँ स्टेप फॉलो किए थे वैसे ही यहीं स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे क्या किया था, अगर हमें सेंटीमीटर इनवर्स में चाहिए तो मैं ई को किससे डिवाइड कर दूँ, एच सी से डिवाइड कर दूँ। मतलब यहाँ भी एच सी से डिवाइड करूँगी पूरी वैल्यू के साथ, तो इसके नीचे लिख दूँगी। तो एच से एच कट जाएगा, बस इसको सोल्व कर लेना। इससे मैं क्या, इसे मैं ई डैश लिख देती हूँ जो कि किस में है, सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो मेरी यहाँ पे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डैश क्या आएगी मेरी, v प्लस 1/2 म्यू अपन में सी। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए म्यू अपन सी को मैं लिख देती हूँ ओमेगा ई, क्योंकि म्यू क्या है मेरा, यहाँ पे मेरी फ्रिक्वेंसी है एंड ये हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड है। तो यहाँ पे मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, म्यू ओमेगा ई, एंड ओमेगा ई क्या है, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी। ठीक है। तो मेरी यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू क्या बन गई, v प्लस 1/2 इंटू ओमेगा ई। ओके, सो हमारा फाइनल आंसर यही आता है वाइब्रेशन एनर्जी का। हम इसे ही हर जगह यूज़ करते हैं, ना कि ऊपर वाली जो हमने भी टर्म लिखी थी, ठीक है, ये वाली, इसका यूज़ नहीं करते हम आगे। बस हमें नॉर्मल इससे हमें ये फॉर्मूला मिला है ना, तो बस इसलिए हम यहाँ पे सबसे मेन यूज़ इसी का करते हैं, क्योंकि हमारी मोस्टली एनर्जी हमें सेंटीमीटर इनवर्स में ही पूछी जाती है। ओके, सो अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, ई डैश इज इक्वल्स टू v प्लस 1/2 ओमेगा ई, ठीक है, ये पढ़ा। अब यहाँ पे हम थोड़े लेवल्स की बात करते हैं। अगर मेरा लेवल v इक्वल्स टू 0 है तो मेरी एनर्जी क्या आएगी, मेरी एनर्जी आएगी 0 प्लस 1/2 इंटू ओमेगा ई। मतलब मेरी एन ई डैश क्या आई, ई डैश लिखेंगे 1/2 ओमेगा ई, ठीक है। एंड अगर मेरा वाइब्रेशनल लेवल 1 है तो मेरी ई डैश क्या आती है, 1 प्लस 1/2। आप इसे सोल्व कर सकते हो, है ना। तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 3/2 ओमेगा ई। उसी तरह अगर मैं वी की वैल्यू 2 पुट करूँगी तो मेरी एनर्जी क्या आएगी, इज इक्वल्स टू 5/2 ओमेगा ई एंड अप टू सोन करके 7/2 ओमेगा ई एंड सो ऑन। इस तरह से मेरी एनर्जी लेवल यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं, जैसे मैंने अभी बात की, पीछे हमने वो बनाया था इस तरह का, कि अगर मेरा v अगर 0 है तो मेरी एनर्जी क्या आ रही है, हाफ ओमेगा ई आ रही है। अगर मेरा वाइब्रेशनल लेवल 1 हो गया तो मेरी एनर्जी क्या आई, ई डैश, मेरी एनर्जी क्या आई 3/2 ओमेगा ई। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना आया, मतलब इन दोनों के बीच की एनर्जी लेवल कितनी है, डिफरेंस कितना है। तो डेल्टा ई विच इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 एंड 3/2 ओमेगा ई माइनस 1/2 ओमेगा ई विच इज इक्वल्स टू ओमेगा ई। सबसे बड़ा रिजल्ट आया है हमारा ये। सबसे बड़ा रिजल्ट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल गया कि डेल्टा ई जो है ओमेगा ई आएगा। मतलब इन दोनों के बीच का गैप जो है डेल्टा ओमेगा ई रहेगा। अब या फिर आप क्या करो, अगले लेवल की भी करके देख लो। यहाँ पे 3/2 है तो वाइब्रेशन लेवल जब 2 था तो मेरी एनर्जी कितनी आई थी, 5/2 ओमेगा ई। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 5/2 ओमेगा ई माइनस 3/2 ओमेगा ई, वो भी क्या आएगा, ओमेगा ई ही आएगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि एसएचओ के केस में मेरी जो डेल्टा ई है वो उनका डिफरेंस, मतलब हर लेवल में जो एनर्जी ई का डिफरेंस है वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, विच इज़ ओमेगा ई। मतलब सारे के सारे क्या हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं। ये बात हमें नोट करनी है कि एसएचओ के केस में सारे लेवल्स जो है इक्वली स्पेस्ड होते हैं, क्योंकि इनका डेल्टा ई जो इनके बीच में क्या है, ओमेगा ई है, उसका ये रीज़न है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारे वाइब्रेशन, तो यहाँ पे हमारा एक सिलेक्शन रूल बन जाता है। जैसे हमने वहाँ पे सिलेक्शन रूल पढ़ा था रोटेशन में, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन रूल बन जाता है, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इज इक्वल्स टू +-1। ओके, सो गाइज़ आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एनहार्मोनिसिटी। तो जहाँ पे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि अगर मॉलिक्यूल हमारा एसएचओ शो कर रहा है तो उस वक्त हमारी एनर्जी क्या आई है और उनके बीच में डिफरेंस कितना आया है, स्पेस कितना आया है। फिर हम पढ़ेंगे अगर हमारा मॉलिक्यूल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव ना करे तो मतलब वो एनहार्मोनिसिटी शो कर रहा है, तो उस केस में हमारी वाइब्रेशन एनर्जी क्या आती है। गाइस मैं यहाँ पे एक बात और बताना भूल गई कि यहाँ पे जब मैंने एनर्जी निकाली थी, जब मेरा वाइब्रेशन लेवल 0 था तो मेरी एनर्जी क्या आई थी, वाइब्रेशन एनर्जी हाफ ओमेगा ई। तो अगर मैं जब मेरा मॉलिक्यूल मतलब 0 लेवल पे है और मेरी एनर्जी ये आई है तब हम इसे क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। जैसे हमने रोटेशन केस में निकाली थी वैसे ही यहाँ पे भी होती है। अगर मेरा V0 है तो मेरी जो एनर्जी आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है।